गढ़ से बड़ी खबर, जहां पर सड़क हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में घाट गंगोलीहाट रोड पर गहरी खाई में डंपर गिरा। 2 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया है। तस्वीरें हादसे के बाद की है, जहां पर डंपर खाई में गिर गया है और 2 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। घाट गंगोलीहाट रोड पर यह हादसा हुआ। उत्तराखंड कैबिनेट को लेकर भी बड़ी खबर है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में 2 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। कैबिनेट के 2 चेहरे बदले जा सकते हैं। ऐसी खबर है कि फरवरी में बीजेपी संगठन के साथ ही कैबिनेट में भी फेरबदल संभव है। और सूत्रों की माने तो ये खबर है कि मौजूदा कैबिनेट के 2 चेहरे बाहर हो सकते हैं, जबकि नए चेहरों को जगह मिल सकती है। बसंत पंचमी के आसपास ये बड़ा बदलाव हो सकता है। धामी कैबिनेट में पहले से ही 4 पद खाली हैं। 2 मंत्रियों की छुट्टी होती है तो कैबिनेट में 6 पद खाली हो जाएंगे। धामी कैबिनेट में 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस सुगबुगाहट के बीच बीजेपी विधायकों में भी जोड़ तोड़ शुरू हो चुकी है, यानी कि सबने अपना अपना गणित भिड़ाना शुरू कर दिया है और धामी कैबिनेट में शामिल होने के लिए विधायक खूब जोर आजमाइश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू करने की बात कही। साथ ही कहा कि राज्य में रिकॉर्ड भर्तियां हुई। इसके अलावा कर्णप्रयाग रेल लाइन के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की भी उन्होंने बात कही है। सीएम धामी ने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। साल 2025 को उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहा है और इस रजत जयंती वर्ष के शुरुआत में ही उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है कि उत्तराखंड पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की अगुवाई करने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 12 अक्टूबर 2023 को पिथौरागढ़ में इस बात का उद्घोष किया था कि इस बार के राष्ट्रीय खेल 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित होंगे और वो आयोजन हमारा हो रहा है। उसके लिए सभी तैयारियां हमारी लगभग अंतिम चरण में हैं और जितने भी जगह पर राष्ट्रीय खेल आयोजित होने हैं उन सभी का सुधारीकरण है, नवनिर्माण है, पुनर्निर्माण है, जो व्यवस्थाएं हैं, अवस्थापना है, सारा काम हम तेजी से कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उसकी लगातार समीक्षा कर रहा हूं। कॉटन रेजर से लेकर कई सारी चीजें हो चुकी हैं। लोगो भी हमारा लॉन्च हो चुका है, मिसाल भी हमारी चल रही है और सभी लोग बहुत उत्साह में भी हैं, उत्साहित हैं। पूरे देवभूमि उत्तराखंड के लोग कि पूरे देश से 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी देवभूमि उत्तराखंड आएंगे, तो ये हमारे हर एक उत्तराखंड वासी के लिए बहुत गौरव की बात है। हम सभी स्वागत करेंगे, प्रत्येक परिवार भी, प्रत्येक जनगण मन सभी इसमें शामिल होंगे। उत्तराखंड में रिस्के से कर्णप्रयाग के बीच जो रेल लाइन जा रही है उसको तो एक माइलस्टोन माना ही जाता है कि उत्तराखंड की तस्वीर बदल देगा जब प्रैक्टिकली ग्राउंड पर उतरेगा। कर्णप्रयाग रेल लाइन ये अपने आप में बहुत बड़ा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड को ये सौगात मिली है। और एक ये पूरे पहाड़ों के बीच से होकर जो है रेल जाएगी, उसके आसपास लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए, लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, उनकी आर्थिकी को बेहतर करने के लिए हम इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे, जिससे कि हमारे राज्य के लिए ये योजना अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगी। 2025 में भी लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रजत जयंती वर्ष भी है, क्या कुछ देखने वाले हैं सर? ये सरकारी जो भर्तियां हैं, मैंने 4 जुलाई 2021 को देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया था और उस पहले दिन मैंने संकल्प लिया था कि उस समय जो 24,000 रिक्तियां हमारी खाली थी, रिक्तियां थी और 24,000 पद भरे जाने थे। वो हमारा संकल्प था कि हम इन 24,000 के 24,000 पदों को भरेंगे और उसमें से हमने 19,000 भर्तियां करने में, ये रोजगार लोगों को मिले, इस काम में हमने सफलता प्राप्त की है। 2025 भी हमारे लिए इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण होगा और जितने भी पद हमारे खाली हैं
हम आने वाले समय में उन सभी पदों को भरेंगे। और पद भरने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जितनी भी भर्तियां हुई हैं, किसी भी भर्ती पे कोई भेदभाव, कोई नकल, कोई पेपर आउट, कोई चीटिंग, इस प्रकार की बात नहीं आई है। अब थोड़ा ये भी बता दीजिए कि वो ऐतिहासिक डेट कौन सी होगी जिस पर आप ऐलान करने जा रहे हैं। देखिए, आप इंतजार करिए, जल्दी आपका इंतजार समाप्त होगा। और मैंने पहले ही कहा है कि जनवरी माह में 2025 के इस जनवरी माह में ही हम इसको पूरी तरह से लागू कर देंगे। शुरुआत होगा या जनवरी एंड? नहीं, जनवरी माह में होगा। तो अब तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपने साफ तौर पर एक बार फिर से कहा है कि 2025 उत्तराखंड के लिए बहुत सारे अवसर लाने वाला है। आपने इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात भी कही, तो युवाओं को नए सिरे से रोजगार देने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। निकाय चुनाव में ताल ठोक रहे बागियों ने नगर पंचायत से लेकर नगर निगम तक कई सीटों पर पार्टियों का गणित गड़बड़ा दिया है। अब पार्टियों को यहां जीत के लिए नए सिरे से समीकरण साधने की जरूरत है। पिथौरागढ़ और श्रीनगर नगर निगम ऐसे हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही बागियों से जूझना होगा। उत्तरकाशी में बीजेपी के बागी पूर्व पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान मैदान में हैं। भूपेंद्र चौहान ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। ठीक ऐसा ही कुछ पौड़ी नगर पालिका में भी देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी की अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ 4 बागी कैंडिडेट मैदान में हैं। यहां बीजेपी के बागी कांग्रेस की राह आसान कर सकते हैं। नगर पालिका कर्णप्रयाग में भी बीजेपी की फाइट बीजेपी के ही बागी से होगी। यहां बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी पूर्व विधायक मुन्नी देवी के पुत्र के खिलाफ बीजेपी के मौजूदा विधायक भोपाल राम टमटा के पुत्र बागी होकर ताल ठोक रहे हैं। इसके बावजूद बीजेपी जीत का दावा ठोक रही है। हम हर चुनाव में अच्छा परिणाम निकले, इसके लिए कार्यकर्ता काम पे लगा रहता है। इस बीच हमने अपने सारी चुनाव प्रबंधन की टोली बना दी है। नगर पालिकाओं के लिए भी हमारी टीमें बन चुकी हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो असंतुष्ट है उनको काम पे लगा दिया गया है। और मैं कह सकता हूँ पद्धति के आधार पर आगामी दिनों में पंचायत का चुनाव होगा, उस दिशा में हमारे जैसी 20 तारीख बाद पंचायत की चुनाव की तैयारी में भी जुट जाएंगे। कांग्रेस के लिए पिथौरागढ़ और श्रीनगर नगर निगम के अलावा रुड़की में भी दिक्कत हो सकती है। रुड़की में कांग्रेस के पूर्व मेयर यशपाल राणा की पत्नी श्रेष्ठा राणा बगावत कर पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में हैं, जो कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकती हैं। ठीक इसी तरह गौचर नगर पालिका सीट पर कांग्रेस को अपनों की ही नाराजगी महंगी पड़ सकती है। यहाँ पार्टी प्रत्याशी से नाखुश 37 कांग्रेसियों ने रिजाइन किया है। कांग्रेस अधिकांश जगह बागियों को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। नगर निकाय के चुनाव में देखने को आया है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा है। एक रुद्रपुर नहीं, कई जगह उन्होंने इस तरीके का कृत्य किया है, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूँ कदापि उचित नहीं है। यानी कि कई सीटों पर विपक्ष के बजाय बीजेपी और कांग्रेस को अपनों से ही दो हाथ करने होंगे। और अब चुनाव प्रचार भी तेज हो जाएगा और इसके साथ ही तेज हो जाएगा शह मात का खेल। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पौड़ी नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी अब बीजेपी का गणित बिगाड़ रहे हैं। दरअसल बीजेपी से बगावत कर 4 निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिन्होंने नॉमिनेशन पत्र वापस नहीं लिए। अब सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इन निर्दलीय प्रत्याशियों में प्रियंका पंत, थपलियाल, हिमानी नेगी, बीरा भंडारी और कुसुम चमोली शामिल हैं, जिन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सुषमा रावत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष का कहना है कि बगावत कर चुके इन प्रत्याशियों की लिस्ट प्रदेश संगठन को भेज दी गई है, जिन पर एक्शन लिया जाएगा। वहीं बागी प्रत्याशियों का कहना है कि शहर के हित में उन्हें मैदान में उतरना पड़ा। अब इस पर बीजेपी जो भी फैसला ले उन्हें मंजूर होगा। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि मैंने तो पार्टी को नहीं छोड़ा, मैंने तो संगठन को नहीं छोड़ा, पर संगठन ने मुझे छोड़ दिया शायद। और रही बात निष्कासन की या फिर पार्टी से मुझे हटाने की, तो जितना मैं आपको बोलूंगी कि कहीं ना कहीं कुछ टाइम से मुझे लगता है कि पौड़ी के हित के लिए
मुझे अपने आप जो हम लोग रण में आए हैं, अपने आप जो हम लोग रणभूमि में आए हैं, हम लोग आज लड़ाई के लिए उतरे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सही और गलत के साथ में पांडव जो थे वो उन्होंने कौरवों का साथ छोड़ के अपने भाइयों के खिलाफ एक युद्ध लड़ा था, जिसमें कहीं ना कहीं एक हित की बात हो रही है, हमारे शहर की हित की बात हो रही है, हमारे पौड़ी के हित की बात हो रही है, पौड़ी के विकास की बात हो रही है। जो लोग अब चुनाव मैदान में प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में उतरे हैं, उनकी सूचना प्रदेश संगठन को भेज दी गई है और उनके विरुद्ध जो भी निर्णय होगा वो प्रदेश नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। देखिए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुटता के साथ, चाहे वो श्रीनगर नगर निगम हो, पौड़ी नगर पालिका हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव अभियान में जुटी हुई है। उत्तरकाशी नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट में बीजेपी अध्यक्ष प्रत्याशी किशोर भट्ट ने जनसंपर्क किया। इस सीट पर बीजेपी से बागी होकर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे यहां का मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। सीएम धामी के गढ़वाल समन्वयक किशोर भट्ट को प्रत्याशी बनने के बाद से ये सीट जिले की सबसे हॉट सीट बन गई है। मेरी एक नई सोच है, क्योंकि पिछले गत वर्षों में जो है यहाँ किस प्रकार से शहर में हुआ है सब लोग जानते हैं, मैं उसको ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। तो मेरे मन में भी एक टीस इस शहर को, क्योंकि मैं भी इसी बाड़ाहाट में जन्मा हुआ व्यक्ति हूँ। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में भी सियासी जंग और मजेदार हो गई है। नाम वापसी के आखिरी घंटों में समाजवादी पार्टी ने मैदान ही छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शोएब अहमद ने नॉमिनेशन वापस लेने के अंतिम दिन अपना नामांकन वापस लिया, जिससे हल्द्वानी की सियासत अचानक ही बदल गई। जो मुकाबला कल तक त्रिकोणीय था, अब वो सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच का हो गया है। हालांकि मुस्लिम वोटों के लिहाज से ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन वोटों के ध्रुवीकरण कांग्रेस के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। अब मैदान में कांग्रेस से ललित जोशी तो बीजेपी से गजराज सिंह बिष्ट है। पिथौरागढ़ मेयर सीट पर नाम वापसी से बीजेपी और कांग्रेस को कुछ राहत मिली है। दोनों दल जहां कुछ बागियों को मनाने में सफल रहे, तो वहीं कई बागी लाख कोशिशों के बाद भी मैदान में मजबूती के साथ ताल ठोक रहे हैं। और ऐसे में ये सवाल अभी भी बना है कि बागियों की ये बगावत किस पार्टी पर कितनी भारी पड़ेगी। पहली बार नगर निगम बने पिथौरागढ़ में मेयर की सीट को लेकर घमासान जारी है। कांग्रेस और बीजेपी जैसे बड़े दलों ने जहां मेयर की सीट पर काबिज होने के लिए रात दिन एक किया है, वहीं इन दलों की राह में अपनों ने ही रोड़े अटकाए हैं। लेकिन नाम वापसी से इन दलों को कुछ राहत भी मिली है। बीजेपी की सीमा रावत ने नामांकन वापस लेकर पार्टी उम्मीदवार कल्पना देवलाल की राह कुछ आसान की है। बावजूद इसके अभी भी बीजेपी की 3 बागी महिला उम्मीदवार मैदान में डटी है। रावत जी के लिए ये पार्टी एक माँ के समान है और मैं एक बेटे को माँ से अलग नहीं कर सकती। मैंने देखा है रातों में उनकी नींदें उड़ी हैं, रात 2-2, 3-3 बजे सोते थे ये। मैं उस बेटे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकती। परिवार में आपस में मिलजुल कर रह के ही काम किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है जिसमें हर एक कार्यकर्ता का अपनी इम्पोर्टेंस है, हर कार्यकर्ता की एक अपना महत्वपूर्ण रोल है। तो मैं वही चाहूँगी कि हर कार्यकर्ता अब हमें सहयोग करे। नाम वापसी का दिन कांग्रेस के लिए भी कुछ राहत लेकर आया है। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भावना नगरकोटी ने मैदान से हटने का ऐलान किया है। भावना ने पार्टी उम्मीदवार अंजू लुंठी को खुला समर्थन दिया है। वहीं विधायक मयूख महर की उम्मीदवार मोनिका महर पूरी तरह मैदान में डटी है। इस लिहाज से अभी भी कांग्रेस उम्मीदवार की राह का रोड़ा मोनिका महर बनी हुई है। गहन चिंतन करने के बाद मुझे ये लगा कि अंजू लुंठी जी मुझसे योग्य थी, मुझसे अधिक पदों पर वो रही हैं, तो मुझे अब अपना नामांकन वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं अंजू लुंठी जी को अपना पूरा समर्थन दे रही हूँ। कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा होगा क्योंकि भावना नगरकोटी एक जागरूक महिला है जो हमेशा सड़कों पर रहती है, पार्टी के लिए काम करती है, धरनों में रहती है, जो महिलाओं की आवाज़ उठाती है। निश्चित तौर पर उनके साथ आने से कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है और हम मिलकर ये सीट जीत रहे हैं। रूठने मनाने का खेल नाम वापसी के साथ ही पूरी तरह बंद हो गया है। अब फैसला मैदान जंग में होगा। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि बागियों की ये बगावत किस पार्टी पर भारी पड़ती है।
न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ऐसे में कांग्रेस के कई उम्मीदवारों के पर्चे खारिज होने से राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। मंगलौर में कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम, हरबटपुर में यामिनी रोहिला, देहरादून के पूर्व पार्षद मोहम्मद इलियास अंसारी के साथ ही उधम सिंह नगर के नगला में कांग्रेस प्रत्याशियों के नॉमिनेशन रद्द हो गए। अब कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है, नॉमिनेशन रद्द करवा रही है। साथ ही कांग्रेस इस मुद्दे पर हाईकोर्ट जाने की भी प्लानिंग कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया था और इसलिए इनके नामांकन रद्द हुए हैं। राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार बनाने जा रही है भाजपा उत्तराखंड को। मतलब आप क्या कर रहे हैं? एमएलए जो है कक्ष में घुस करके आरओ के, नगर आयुक्त के, मुख्य नगर आयुक्त के, उनको धमका रहे हैं। जबरदस्ती गलत रिपोर्ट बना करके, आपत्तियां लगवा करके और पर्चे खारिज करवाने का काम कर रहे हैं। विधायक खुद बैठ करके जिस प्रकार से वहां पर उन्होंने जिस प्रकार की हद करी है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। उसमें हम हाईकोर्ट जाएंगे। देखिए, नामांकन की एक पद्धति होती है कि नियमावली होती है। सरकारी भूमि पर कब्जे करने का जो कांग्रेस का नेचर रहा है और ऐसे लोगों को जब उनकी संहिता के आते नहीं है उनका नामांकन कराना, स्वाभाविक रूप से नामांकन रद्द होना था। अब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, पूर्व में विधायक और वर्तमान विधायक भी हैं, और वो ऐसे प्रत्याशी को ला रहे हैं जिसको उम्र 30 साल हो ही नहीं हो, 30 साल से अधिक उम्र चाहिए। तो ऐसे इस प्रकार के विषय हैं जिन विषयों के आधार पर नामांकन रद्द होते हैं। लेकिन नामांकन रद्द एक तार्किक पद्धति नियमावली के तहत ही होता है। इस प्रकार के आरोप लगाकर कांग्रेस उन लोगों को प्रत्याशी बनाना चाहती थी जो इसके योग्य नहीं थे। 38वें नेशनल गेम्स की मशाल पिथौरागढ़ के गुंजी पहुंची। गुंजी चीन और नेपाल बॉर्डर के करीब बसा है। 10,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंची मशाल का सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों ने स्वागत किया। इस मौके पर खेल अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड में खिलाड़ियों को नई दिशा मिलेगी, जिसका नतीजा आने वाले सालों में साफ दिखेगा। हरिद्वार के लक्सर में आबकारी विभाग की छापेमारी में देसी शराब की अवैध रिफिलिंग फैक्ट्री पकड़ में आई है। जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी करने पहुंची विभाग की टीम को लक्सर के एक घर से 250 भरे हुए पव्वे, हजारों ढक्कन, खाली बोतलें और सिरिंज बरामद हुई है। यहां घर में शराब की टेट्रा पैकिंग हो रही थी। सिरिंज के जरिए शराब निकालकर बोतलों में भरा जाने का काम चल रहा था। साथ ही इन दिनों चल रहे निकाय चुनाव के दौरान धड़ल्ले से चोरी की गई और मिलावटी शराब बेची जा रही थी। शुरुआती जांच में मोनू नाम के शख्स के द्वारा शराब की रिफिलिंग फैक्ट्री चलाने की बात सामने आई। आबकारी विभाग की टीम माल जब्त कर चुकी है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। चमोली में औली, कुंवारी पास, ग्वालदम, चौफता में पर्यटकों का जमावड़ा अब भी है। सैलानी यहां बर्फ में मौज मस्ती करते दिख रहे हैं। इस साल चमोली में नए साल के पहले दिन 10,000 से ज्यादा सैलानी पहुंचे। इसके अलावा 702 होम स्टे में तकरीबन 1500 सैलानी रुक रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भी फायदा हो रहा है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग बहुत खुश हैं। जिला प्रशासन ने भी खास इंतजाम किए हैं। चमोली के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में इन दिनों सैलानियों की भीड़ है। नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहुंचे। औली में अब जगह जगह गंदगी भी दिख रही है। नगर पालिका जोशीमठ की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके से कूड़ा इकट्ठा किया और बताया जा रहा कि तकरीबन 1.5 क्विंटल कूड़ा बरामद किया गया है। उत्तराखंड के पहाड़ों की बहुत ही खूबसूरत सजावट, या कह सकते हैं कि प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार कर दिया है और यही वजह कि देश विदेश से लोग यहां पर आ रहे हैं खूबसूरत वादियों के दीदार के लिए और इसी के साथ ट्रैकिंग, कैंपिंग और हाइकिंग भी कर रहे हैं। बर्फ गिरने के बाद से ही सैलानियों की भीड़ बढ़ती जा रही है।
नए साल में भी पहाड़ पर्यटकों से गुलजार हैं। पर्यटन स्थल हर्षिल, दयारा और केदार काठा पर्यटकों से पैक हैं। करीब 5000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे हुए हैं, जो बर्फबारी के बीच कैंपिंग, ट्रैकिंग और हाइकिंग का मजा ले रहे हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह पहाड़ की वादियों में पर्यटक लुत्फ ले रहे हैं। पहली बात तो इससे सुंदर कोई वैली ही नहीं है, बहुत सुंदर है ये जगह। मतलब यहाँ पे इतना पीस है, पर स्नोफॉल के बाद से और ज्यादा अच्छी हो गई है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम एक है, यहाँ पे पानी जम जाता है। यहाँ पे अगर पानी ना जमे तो उसके अलावा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और यहाँ के लोगों की एक खास बात यह है कि यहाँ के लोग जो है बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज और कोऑपरेटिव भी बहुत हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप हर्षिल वैली और उत्तराखंड जरूर घूमने आए। केदार काठा में सूर्य उदय का नजारा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पर्यटकों की बढ़ती तादाद से होटल कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। वहीं प्रशासन भी लगातार शीतकालीन पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। केदार काठा में सबसे जो मेन जो दृश्य है वो सूर्य उदय का है। सूर्य उदय यहाँ का भव्य और बड़ा दिव्य है और उसको देखकर पूरे पर्यटक मोहित हो जाते हैं। और हमारे होम स्टे वालों के माध्यम से, टूर ऑपरेटरों के माध्यम से, सभी एजेंसियों के माध्यम से सभी पर्यटकों की सुव्यवस्थित मेहमान नवाजी की जा रही है। हमारी ये प्रयास है कि ये जो लोग टूरिस्ट आ रहे हैं उनको जितनी भी संभव सुविधाएं हैं वो हम दें, और हम दे भी रहे हैं। और ये हमारा प्रयास रहेगा। हमारा एक प्रयास है, हम चाहते हैं कि बाहर के टूरिस्ट पूरे शीतकाल के दौरान जनवरी, फरवरी, मार्च में यहाँ आते रहें। उत्तरकाशी में आने वाले पर्यटक यहाँ की हसीन वादियों को देख काफी खुश नजर आ रहे हैं और यहाँ के पर्यटक स्थल पर्यटकों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं और हर साल पर्यटकों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। प्रशासन की टीम बर्फ हटाने के काम में जुटी है, सड़क ठीक की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि पहाड़ आए सैलानियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। चुनौतियां हैं, इनसे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ये रोड बीआरओ की है और वहाँ पे जो है हमारे पास स्नो कटर मशीन, जेसीबी वगैरह पर्याप्त मात्रा में है। जिस भी लॉजिस्टिक की हमें ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो मैन पावर से लेकर के मशीनों से लेकर के, पूरे हमारे पास उपलब्ध हैं और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हरिद्वार में चाइनीज मांझे से मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया और चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चलाया गया। देर शाम ज्वालापुर के पीठ बाजार में पहुंचे एसडीएम अजयवीर सिंह और सीओ शांतनु पराशर ने कई दुकानों पर छापेमारी की और चाइनीज मांझे जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान एक पतंग और मांझे के कारोबारी के गोदाम से प्रशासन ने चाइनीज मांझे के 100 कट्टे बरामद किए। अधिकारियों का कहना है कि माल सीज कर लिया गया है। साथ ही प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें, चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है, बावजूद इसके हरिद्वार में इसे धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। कनकल क्षेत्र में रहने वाला 40 साल का एक शख्स चाइनीज मांझे की चपेट में आकर जख्मी हो गए थे, जिसके बाद उनकी मौत पर कार्रवाई हो गई है। हरिद्वार डीएम के आदेश पर देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन और चंपावत पुलिस 20 घंटे तक राहत अभियान चलाकर कैंटर में फंसे एक व्यक्ति को सुरक्षित निकाल पाई। असल में टनकपुर से लोहा घाट आ रहा कैंटर लोहावती नदी में गिरा, लेकिन कैंटर में फंसे लोगों को निकालना रेस्क्यू टीम के लिए बहुत ही मुश्किल वाला था। पुलिस और एसडीआरएफ ने कैंटर को काटा, एक व्यक्ति को बचाया, ड्राइवर के शव को निकाला।